welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, that to be free of cost. We also provide you CBSE and other state board जैसे कि आपका दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार, यूपी एंड एमपी बोर्ड के fully organized courses with daily practice paper and हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आज हम जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। पावर शेयरिंग हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसका हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जो है हम करने वाले हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, पावर शेयरिंग क्या होता है। हम दो ब्यूटीफुल से रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ के जो है उसको देखेंगे। दो कंट्रीज़ हैं हमारी, बेल्जियम एंड श्रीलंका, उन दोनों ने किस तरीके से पावर को शेयर किया, क्या पावर, उन दोनों स्टोरीज से हमने क्या लर्न किया, क्या सीखा, किस तरीके से पावर शेयरिंग करनी चाहिए, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पावर शेयरिंग जो है आपका क्या होता है। राइट, हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे पावर शेयरिंग के बारे में। फिर हम दो स्टोरीज, ठीक है, दो ब्यूटीफुल सी कंट्रीज है बेल्जियम एंड श्रीलंका, इनसे जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों डेमोक्रेसीज ने किस तरीके से अपनी अपनी कंट्री में पावर को शेयर किया। राइट, उसके बाद आएगा हमारा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। राइट, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में ही हम देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने पावर को शेयर किया। बेल्जियम एंड श्रीलंका में हम उनका एथनिक कंपोजिशन देखेंगे कि किस किस लैंग्वेज स्पीकिंग के ग्रुप वहाँ पे हैं। राइट, उसके बाद अकोमोडेशन इन बेल्जियम हम देखेंगे, अकोमोडेशन किस तरीके से जो है उन्होंने अपने यहाँ पावर को शेयर किया बेल्जियम में। उसके बाद इन दोनों स्टोरीज से, बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरीज से हमने क्या सीखा, किस तरीके से जो है पावर को शेयर करना चाहिए, क्या उन दोनों कंट्रीज ने जो किया वो सही था, किसने सही किया, किसने सही तरीके से पावर को शेयर नहीं किया, वो हम देखेंगे लर्निंग फ्रॉम स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका से। फिर उसके बाद वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, भाई पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल होती है। राइट, देखिए पावर शेयरिंग जो है कहते हैं एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें किस किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है वो देखेंगे हम यहाँ पर। राइट, तो ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, भाई जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो है पावर शेयरिंग, उसका तो हमें पता होना चाहिए। राइट, तो पावर शेयरिंग क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें, इट इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट, ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए पावर शेयरिंग में जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें पावर को शेयर किया जाता है। हमारे जो डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पावर जो है वो रेस्ट विद वन ऑर्गन, एक ऑर्गन के साथ रहे। अब आप कहेंगे मैम बार बार ऑर्गन बोलिए, ये किस ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग तो ऑर्गन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारे जो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, ठीक है, जिनमें पावर शेयर की जाती है। थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। राइट, तो कौन से ऑर्गन्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमारे पास 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है हमारे पास लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है हमारे पास जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गन्स हो गए आपके गवर्नमेंट के। अगर हम लोग बात करें
राइट। लेजिस्लेचर क्या है आपकी? पार्लियामेंट। राइट। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जिसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट आते हैं आपके। हेड ऑफ स्टेट जैसे हमारे यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट हो गए। हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, वो सब। और जुडिशरी, जुडिशरी मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, राइट, हमारा जो लॉ सिस्टम है। तो अगर हम बात करें ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जो है, इनमें जो पावर जो है वो सही तरीके से शेयर की जाए। पावर शेयरिंग क्या करिए? एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर को सही तरीके से शेयर किया जाए। एंड साथ में ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे भी जो है पावर को सही तरीके से शेयर किया जाए। डिफरेंट लेवल आपके कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एंटायर कंट्री के लिए होती है। फिर आपके पास आती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट जो ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, राइट। इन सब में भी जो पावर है वो इस तरीके से शेयर की जाए कि किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं हो। तो पावर शेयरिंग क्या है? वो एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है। क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट जिसमें पावर को शेयर किया गया है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है उसमें पावर को जो है शेयर किया गया है, एज वेल एज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो डिज़ाइन है डेमोक्रेसी का वो अच्छे से, डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से काम करे, तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सही तरीके से पावर को शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब सबसे पहले आते हैं जो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टोरीज है। हमें सबसे पहले तो बेल्जियम एंड श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखेंगे, हम ये भी देखेंगे एथनिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री, छोटी सी कंट्री है। कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। एक एक वर्ड पे आपने ध्यान देना है। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट में, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हमारी तो एक स्टेट जो है हरियाणा, उसके एरिया से भी छोटी है। देखिए ये है आपका बेल्जियम, राइट। ये छोटी सी जो है आपकी कंट्री है। कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड द लग्जमबर्ग। अगर हम बात करें इसका जो बॉर्डर है वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ है? जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है, लग्जमबर्ग के साथ है और द नीदरलैंड्स के साथ है। तो अगर हम लोग देखें कि बेल्जियम जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, किस किस के साथ शेयर करता है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये है आपका बेल्जियम जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट पे है, राइट। और ये अपना बॉर्डर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है? तो अगर हम देखें फ्रांस के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ और द नीदरलैंड्स के साथ। तो ये जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ? फ्रांस के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ और नीदरलैंड के साथ। अगर हम बात करें, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है। अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो हमारा हरियाणा की स्टेट है उसकी भी आधी पॉपुलेशन है कहाँ पे? बेल्जियम में। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बेल्जियम के बारे में अगर आप क्या जानते हैं, तो देखिए बेल्जियम जो एक छोटी सी कंट्री है हमारी, कहाँ पर? यूरोप कॉन्टिनेंट पे। वो अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है फ्रांस के साथ, द नीदरलैंड्स के साथ, फिर आपका जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, किससे? 1 करोड़ से, राइट। अब हम बात करते हैं बेल्जियम के बाद
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन जो है वो क्या है। अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एथनिक क्या होता है। एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। हम बात करें तो एथनिक का मतलब होता है क्या आपका सोशल डिवीजन। एथनिक, एथनिक वर्ड क्या होता है, एथनिक वर्ड होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर, कौन से शेयर्ड कल्चर की बात करें, मतलब सोसाइटी डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। और शेयर्ड कल्चर कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ की लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, लोगों के एक जैसे कस्टम्स हो सकते हैं, बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किस बेसिस पे जो है यहाँ की बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है हमने लैंग्वेज के बेसिस पे लिया। कौन से शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे है, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो अब देखते हैं कितने परसेंट लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं। 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। 59% लोग जो है बेल्जियम के कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल जो हैं आपके, 40% पीपल वो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। उसके बाद रिमेनिंग 1% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और इन द कैपिटल, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, इसको इजी करते हैं। हमने देखा कि 59% लोग जो है कहाँ के, बेल्जियम के, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। वहीं 40% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और वॉलोनिया रीजन में रहते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं एथनिक कंपोजिशन, हम बात कर रहे हैं एथनिक कंपोजिशन की। कहाँ के, बेल्जियम की। तो अगर उसमें हम लोग देखें कि बेल्जियम के 59% लोग जो हैं वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज, राइट। तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले जो लोग हैं 59% और वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। 40% जो लोग हैं, राइट, 40% लोग जो हैं वो वॉलोनिया रीजन में रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन जो है यहाँ की रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन जो है वो आपकी कहाँ, वो बोलती है कौन सी लैंग्वेज, जर्मन, राइट। तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की अगर आपसे बात की जाए, ये है आपका एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, जिसमें 59% कहाँ रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। 40% लोग जो है वॉलोनिया रीजन में रह रहे हैं और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच। और 1% लोग जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। तो इस तरीके से वहां का एथनिक कंपोजिशन है अगर देखा जाए तो, राइट। अगर हम आगे बात करें, इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, जो ब्रुसेल्स है, जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, वहाँ उल्टा है। हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा 59% डच स्पीकिंग लोग हैं, लेकिन कैपिटल सिटी में उल्टा है, वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, राइट। इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। 80% लोग बोलते हैं फ्रेंच और 20% जो बोलते हैं वो बोलते हैं डच। तो अगर हम लोग देखें, देखिए यहीं पे अगर ड्रॉ किया जाए कि एथनिक, अब हम
ब्रुसेल्स की बात कर रहे हैं हम, ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन देख रहे हैं, जो कैपिटल है कहाँ की, बेल्जियम की। तो यहाँ पे 80% लोग जो हैं वो बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। और 20% लोग जो हैं वो बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज, डच। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको आता है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड डच की अगर हम बात करें, तो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम बिल्कुल आपके सामने है कि 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं, 40% वॉलिनिया में रहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, 1% जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ब्रुसेल का एथनिक कंपोजिशन पूछा जाए या ओवरऑल पूछा जाए तो आप उसमें ब्रुसेल्स का भी बताएंगे, 80% जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं एंड 20% जो है डच बोलते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, राइट। तो अगर हम लोग देखें कॉज ऑफ द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन बेल्जियम, अब बेल्जियम में इस एथनिक कंपोजिशन की वजह से वहां पे जो जर्मन फ्रेंच के डच और फ्रेंच के बीच में भी प्रॉब्लम होने लगी। किस तरीके से, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, हमने देखा था कि ओवरऑल कंट्री में माइनॉरिटी कौन है, फ्रेंच है, क्योंकि कितने हैं 40% है, और डच कितने हैं 50% है। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावर, माना कि माइनॉरिटी में है हमारे फ्रेंच पीपल, लेकिन ज्यादा पावरफुल भी यही है, रिच एंड पावरफुल हैं कौन, हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग। अब इससे क्या है, ये जो रिच एंड पावरफुल लोग हैं, हमने देखा कि जो डच लोग हैं उनको चीज़ों का बेनिफिट बहुत देर से मिला, एजुकेशन का भी उनको बेनिफिट बाद में मिला, फिर उनको जो है बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट था वो भी बहुत टाइम बाद बना। अब इससे उनको नाराज़गी तो होगी, मतलब चीज़ें अगर टाइमली नहीं मिलेंगी तो नाराज़गी तो जाहिर करेंगे ही ना। तो जो डच स्पीकिंग थे, बल्कि नंबर में ज़्यादा थे लेकिन ज़्यादा रिच एंड पावरफुल नहीं थे, तो ये जो डच स्पीकिंग थे, this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later, जिनको जो है इसका बेनिफिट बहुत बाद में मिला। अगर हम बात करें, this led to tensions between the Dutch speaking and the French speaking communities, इसकी वजह से डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में जो है डिफरेंस क्रिएट होने लगे। क्या हुआ, जो हमारी जो माइनॉरिटी थी, जो कम में है, कौन, फ्रेंच लोग जो पूरी कंट्री में ओवरऑल कम है, वो ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है। इसके चलते जो है यहाँ पे क्या हुआ कि अगर देखा जाए जो डच हैं, जो नंबर में तो ज़्यादा है लेकिन उनको ज़्यादातर जो डेवलपमेंट के बेनिफिट्स थे, एजुकेशन सिस्टम में जो राइट है, वो काफ़ी देर बाद मिले। तो इसकी वजह से जो है वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए। अब इसकी वजह से टेंशन जो है बढ़ गई डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में। कब, 1950s से 1960s के बीच में, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको बहुत बार आता है कि 1950s से स्टोरी लाइन बना के भी दे देते हैं कि 1950s से 1960s के बीच में जो बेल्जियम है वहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम हुई। तो अगर हम देखें कि हमने देखा कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो वहाँ पे क्या है, कम तो है लेकिन ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है। और वहाँ पर जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको एजुकेशनल बेनिफिट हो गए या कोई भी इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है वो बहुत देर बाद मिले। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में ड्यूरिंग 1950 एंड 60s में। उस नाराज़गी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। The tension between the two communities was more acute in Brussels. ब्रुसेल में तो और ज़्यादा देखने को मिली ये जो टेंशन है जो फ्रेंच और हमारी जो डच कम्युनिटीज़ के बीच में। ब्रुसेल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, वहाँ पे तो एक स्पेशल प्रॉब्लम है कि जो डच स्पीकिंग है जो पूरी देश में तो मेजॉरिटी में लेकिन वहाँ माइनॉरिटी में है, ठीक है। डच स्पीकिंग पीपल constituted a majority in the country, हमने देखा था ना, but a minority in the capital। किस तरीके से ये क्या बोलना चाह रहे हैं, हमने देखा था कि ओवरऑल पूरी कंट्री में अगर हम लोग देखें, पूरी कंट्री में तो डच स्पीकिंग जो है वो पूरी कंट्री में कितने हैं, 59% है, ज़्यादा है। लेकिन ब्रुसेल जो उनकी कैपिटल है, ब्रुसेल में कितने हैं, 20% है सिर्फ।
ठीक है। तो ब्रुसेल में तो सिचुएशन और उल्टी थी, तो इस तरीके से यहाँ पे चल रहा था। ओके, अब आते हैं श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन पे। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। हमें पता है कि श्रीलंका जो है हमारा एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। हमारे तमिलनाडु से थोड़ी सी ही दूरी पर है क्या हमारा श्रीलंका। इट हैज अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ पे कितने लोग हैं? अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ पीपल है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जितने हमारे हरियाणा में होंगे उतने ही यहाँ पर लोग हैं। तो हमने बेल्जियम के बारे में भी देखा था, ठीक है। अब हम श्रीलंका के बारे में देख रहे हैं। स्मॉल आइलैंड नेशन है जो थोड़े से ही दूर है, कहाँ से? हमारे तमिलनाडु से, राइट। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ है। ओके, अब हम बात करें एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की, हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो सोसाइटी है मेजर 2 ग्रुप्स की हम लोग बात करें, वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं ऐसा नहीं है, और भी ग्रुप्स है और भी लैंग्वेज स्पीकिंग है, लेकिन मेजर 2 जो है हम उस पर फोकस करेंगे, राइट। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स। जो मेन वहाँ पे जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, और वो कितने हैं? 74% है। कितने हैं? 74%। एंड द तमिल स्पीकर्स जो है वो कितने हैं? 18%। तमिल स्पीकर्स कितने हैं? 18% है। तो मेजर जो ग्रुप है, लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है, यहाँ पे वो क्या है? सिन्हाला। और माइनॉरिटी में क्या है? तमिल स्पीकर ग्रुप है। चलिए 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो सिन्हाला जो है वो 74% है, और तमिल जो है वो आपका कितना है? 18% है। अमंग द तमिल्स, तमिल के अंदर भी 2 सब ग्रुप्स हैं। कितने सब ग्रुप्स हैं? 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री का मतलब है वो तमिल जो बिल्कुल वहीं के हैं, श्रीलंका के ही हैं। वो कितने हैं? 13%। कितने हैं आपके? 13%। द रेस्ट, बाकी के जो हैं हुज फॉरफादर्स, जिनके जो फॉरफादर्स हैं, जो पूर्वज हैं। देखिए क्या होता था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जो कॉलोनियल टाइम पीरियड था हमारा, उस टाइम में ब्रिटिशर प्लांटेशन वर्कर्स में काम करवाने के लिए इधर से उधर लोगों को ले जाते थे, राइट। तो उस टाइम में प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका के प्लांटेशन साइट्स पे काम करवाने के लिए जो हमारे तमिलनाडु वगैरह वाला एरिया, वहाँ से भी वो वर्कर्स को वहाँ पे ले जाते थे। कहाँ पे? श्रीलंका में, चीप लेबर्स को। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे ही सेटल हो गए। क्या हुआ ना, अब वापस कौन जाएगा? इतने इतने सालों बाद अपने घर कौन जाएगा? कोई पहचानेगा भी नहीं। तो वो जो लोग हैं वो वहीं पे सेटल हो गए। तो उनके जो बच्चे हैं वो हैं आपके इंडियन तमिल्स, राइट। द रेस्ट हुज फॉरफादर, जो उनके पूर्वज वगैरह हैं, केम फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से आए थे। कहाँ पे? प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉल्ड इंडियन तमिल्स हम उनको बोलते हैं, राइट। अगर इसको सिंपल टर्म में मैं आपको समझाऊं तो हम देख रहे हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। बेल्जियम का देख चुके हैं हम लोग। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की हम लोग बात करें, हम बात करें एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका की, तो अगर हम इसमें देखें एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका में, यहाँ पर मेजर 2 लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप हैं, जिसमें से एक है आपका सिन्हाला। सिन्हाला कितने परसेंट है? 74% है। दूसरा जो ग्रुप है आपका सिन्हाला के अलावा वो है हमारा तमिल स्पीकर्स। तमिल्स जो है वो 2 तरीके के तमिल्स है, और तमिल्स कितने हैं टोटल? 18% पॉपुलेशन जो है वो इनकी। अगर हम लोग बात करें तमिल्स की, तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तमिल्स के यहाँ पर 2 सब ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? एक तो है आपके इंडियन तमिल्स, और स्टूडेंट्स दूसरे हैं आपके श्रीलंकन तमिल्स। राइट, तो इंडियन तमिल्स हैं 5% और श्रीलंकन तमिल्स हैं आपके 13%।
श्रीलंकन तमिल्स कौन है? जो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं, वहीं के रहने वाले। इंडियन तमिल जिनके जो फॉर फादर हैं वो ब्रिटिशर टाइम पीरियड में एज अ प्लांटेशन वर्कर की जो साइट्स हैं, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स आए थे वहाँ काम करने के लिए, फिर वहीं पे बस गए, तो वो है यहाँ पे 5%। तो इस तरीके से यहाँ का एक छोटा सा एथनिक कंपोजिशन है, राइट। अगर हम लोग बात करें उसके बाद, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल वो है बुद्धिस्ट। तो उनका मेन रिलीजन हम देखिए कौन सा है? बुद्धिस्ट है। किसका? सिन्हाला स्पीकर का कितने परसेंट है? 74% है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, और ज्यादातर जो तमिल्स हैं वो हैं आपके या तो हिंदू या फिर आपके मुस्लिम्स हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो यहाँ पे 7% क्रिश्चियंस भी हैं, 7% क्रिश्चियंस भी हैं हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, ठीक है। तो तमिल एंड सिन्हाला कोई भी हो सकते हैं, वो मिक्स्ड हैं, और वो 7% क्रिश्चियंस भी है। तो यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जो है एक आपको रूप दिखाया हुआ है, श्रीलंका का भी और बेल्जियम का। तो दोनों के जो है इतनी कंपोजिशन हमने बहुत अच्छे से देखे। हमने देखा कि बेल्जियम का भी देख लिया और श्रीलंका का भी हम लोगों ने देखा। तो श्रीलंका में 74% है सिन्हाला, और आपके 18% जो है वो आपके तमिल स्पीकर्स हैं, राइट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, तो सबसे पहले जो ये वर्ड है, राइट, ये जो एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है मेजॉरिटेरियनिज्म, ये क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है, एक विश्वास है, जिसमें ये माना जाता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री, ठीक है। जो मेजॉरिटी में है सिर्फ वो ही कंट्री को रूल कर सकते, माइनॉरिटी नहीं कर सकते। सिंपल टर्म में पहले समझते। मान लीजिए हमने ये देखा, हमने एथनिक कंपोजिशन देखा था अभी, जिसमें देखा 74% जो है क्या है आपके? सिन्हाला, राइट। और उसके बाद जो है हमारे बाकी कितने? 18% कौन है हमारे? तमिल। तो एक बिलीफ सिस्टम ये है जो मेजॉरिटी में है। मेजॉरिटी में कौन है आपके? मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला। एक ऐसा थॉट, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम कि सिर्फ जो मेजॉरिटी में है वही कंट्री को रूल कर सकते हैं, राइट, वही डोमिनेट कर सकते हैं, वही पॉलिसीज बना सकते हैं, वही सरकार चला सकते हैं। माइनॉरिटी को कुछ नहीं आता है, माइनॉरिटी को कुछ नहीं आता है। उनके विशेस को, उनकी नीड्स को बिल्कुल ही साइड में कर दिया जाता है। मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटेरियनिज्म वर्ड से भी क्लियर है, मेजॉरिटी की बात करते हैं। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें हम ये मानते सिर्फ और सिर्फ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ही कंट्री को रूल कर सकती है, माइनॉरिटीज की विशेस को साइड में करते हुए, वो होता है मेजॉरिटेरियनिज्म। अब देखते हैं कि श्रीलंका ने किस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म को ऑप्ट किया। देखिए, श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हुआ। हम कब आज़ाद हुए थे? 1947 में हम आज़ाद हुए। याद रखना, उसके एक साल बाद जो है वो श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका आपका कब इंडिपेंडेंट हुआ? 1948 में, राइट। तो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कब? 1948 में। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, देखिए जो लीडर्स थे किसके? सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस। उन्होंने सोचा कि हम लोग जो है डोमिनेट करेंगे, पावर में रहेंगे ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है भाई, हम मेजॉरिटी में हम ही रूल करेंगे। उनका क्या फंडा था कि हम मेजॉरिटी में हम ही रूल कर सकते हैं, तो ये उन्होंने ऑप्ट किया। भाई माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं, तमिल्स हैं, उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम इस तरीके से डोमिनेट करेंगे, हम ज़्यादा है ना नंबर में, हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, उन्होंने डिसाइड किया हम ज़्यादा है नंबर में, हम अपने तरीके से जो डोमिनेट करेंगे, राइट, ओवर द गवर्नमेंट, किसके बेसिस पे? मेजॉरिटी के बेसिस पे, राइट। तो अगर हम देखें कौन कौन से स्टेप्स उन्होंने लिए अपनी सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए कि भाई हम ज़्यादा पावरफुल है, तो कौन कौन से स्टेप्स जो है उनके द्वारा लिए गए
1956 में एक एक्ट पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, उन्होंने क्या किया 1956 में अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया, ऑफिशियल एक्ट पास किया, जिसमें उन्होंने 1956 में ये डिक्लेयर किया कि ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज कंट्री की कौन सी रहेगी, सिन्हाला। फिर व्हाट अबाउट द तमिल्स, तमिल लैंग्वेज का क्या? तो उन्होंने किसको अपनी लैंग्वेज डिक्लेयर किया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया कंट्री की, आपकी सिन्हाला को, राइट। दस डिसरिगार्डिंग द तमिल्स, तमिल को बिल्कुल भी डिसरिगार्ड मतलब रिगार्ड नहीं किया। द गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब किसी एक को प्रेफर करना। उन्होंने इस तरीके से जितनी भी जॉब्स होंगी, राइट, जितनी भी जॉब्स होंगी या जितनी भी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशंस होगी, सीट्स होंगी, वो किसके लिए रिजर्व करती, सिन्हाला स्पीकर्स के लिए कर दी। द गवर्नमेंट फॉलो द प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड किसको, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड द गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, राइट। अगर बात करें, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। स्टेट जो है वो सिर्फ एक रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंपॉर्टेंस दी गई और वो था बुद्धिज्म। और अभी हमने एथनिक कंपोजिशन के टाइम पे देखा था बुद्धिज्म किसका रिलीजन था, बुद्धिज्म था आपका सिन्हाला का। तो अगर हम लोग बात करें, राइट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की कि कौन कौन से स्टेप्स जो है जो सिन्हाला कम्युनिटी है उसने लिए, किसके लिए, अपनी मेजॉरिटी को शो करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो उन्होंने लिया, उन्होंने 1956 में एक्ट पास किया जिसमें जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी सुप्रीमेसी कैसे दिखा रहे थे कि भाई हम ही हैं जो भी है, डिक्लेयर किया किसको, सिन्हाला को। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या लिया उन्होंने, जितनी भी जॉब्स थी, ठीक है, एप्लीकेशंस थी यूनिवर्सिटीज में, कहीं भी यूनिवर्सिटीज में जॉब्स हो, एप्लीकेशंस हो यूनिवर्सिटीज में, वो सारी जो है किसके लिए रिजर्व की गई, नॉर्मली वीकर सेक्शन को दिया जाता है, वो सब जो है ये अपने लिए कर रहे थे, राइट। थर्ड इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेक्ट किया कौन से रिलीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बुद्धिज्म को। इस तरीके से ये अपनी सुप्रीमेसी जो है वो दिखा रहे थे, राइट। तो हमने देखा कि 1956 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक एक्ट इन्होंने पास किया जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया सिन्हाला को। जॉब्स एंड एप्लीकेशन जो थी यूनिवर्सिटीज में, वो सब जितनी भी जॉब्स हैं यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस में, यूनिवर्सिटीज में, वो सब जो है इन्होंने सिक्योर किया किसके लिए, सिन्हाला के लिए। उन्होंने प्रोटेक्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रिलीजन को, बुद्धिज्म को, जो किसको बिलोंग करता था, सिन्हालास को करता था, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई। अगर हम बात करें, अब कोई सुप्रीमेसी दिखाता रहेगा तो दूसरा ग्रुप चुप थोड़ी बैठने वाला, अब तमिल्स चुप थोड़ी बैठेंगे जब उनके साथ गलत होगा। तो तमिल्स ने क्या किया, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपनी ही कंट्री में अलग थलग फील करने लग गए, अलग थलग फील करने लग गए। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हालास के द्वारा, जो क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं वो मैक्सिमम किसकी थी, बुद्धिस्ट सिन्हालास की थी। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं थी जो किसके बारे में सोच रही थी, तमिल्स के बारे में सोच रही थी, वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर के बारे में। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो उन्हें डिनाई करती है क्या, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राइट, उनको डिनाई करती है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ, 1948 में श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म ऑप्ट किया। उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया जो मेजॉरिटी में है वो ही रूल करेगा, माइनॉरिटी की विशेष को साइड में किया। उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए,
1956 में जो है उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया, किसको, उनकी लैंग्वेज सिन्हाला को और तमिल को साइड कर दिया। सेकेंडली जो उन लोगों ने किया वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि जितनी भी जॉब्स थी, राइट, और एप्लीकेशंस थी यूनिवर्सिटीज में वो रिजर्व कर दी गई सिन्हाला के लिए। थर्ड स्टेप जो उन्होंने लिया, उन्होंने प्रोटेक्ट किया कौन से रिलीजन को, बुद्धिज्म को। अब कोई अपनी सुप्रीमेसी दिखाएगा तो श्रीलंका के जो तमिल्स हैं ऑब्वियसली वो चुप नहीं रहेंगे, उनको अपनी ही कंट्री में बिल्कुल अच्छा फील नहीं होने लगा। उनको लग रहा था कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके बारे में नहीं सोचती है, क्योंकि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसकी थी, बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स की थी, राइट। अब उसके बाद ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके खिलाफ, जिसमें उनको जॉब्स नहीं थी, कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो बिल्कुल ही डिस्क्रिमिनेटेड, इग्नोर्ड फील करने लगे अपनी ही कंट्री में, राइट। अब श्रीलंकन तमिल्स भी तो चुप नहीं बैठेंगे, वो भी तो अपनी कुछ डिमांड्स करेंगे। तो उन्होंने अपनी डिमांड्स करना शुरू की। उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल, भाई बुद्धिस्ट सिन्हालास की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके बारे में नहीं सोच रही थी, जो तमिल स्पीकर्स थे फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बनाना स्टार्ट की और उन्होंने भी कुछ डिमांड्स की, राइट। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज, तो उन्होंने भी अपनी पार्टीज जो है लॉन्च की, राइट। तो उन्होंने कुछ डिमांड्स की थी, उन्होंने भी कुछ डिमांड्स की। तो वो कौन कौन सी डिमांड थी? सबसे पहले हम बात करें तमिल स्पीकर्स की, ठीक है। तो इन्होंने भी कुछ डिमांड्स की अपनी। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना स्टार्ट की। तो पहली डिमांड जो स्टूडेंट्स इन्होंने की वो थी, भाई तमिल को भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो, आप सिन्हाला को कर रहे हो तो आप तमिल को भी करो। तो पहली डिमांड थी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। सेकेंड डिमांड इन्होंने क्या की? एक डिमांड तो हो गई इनकी, सेकेंड डिमांड थी इनकी रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी, भाई हमें एक अलग सा एरिया, अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो हमें एक एरिया दे दो जहां पे हम इंडिपेंडेंटली रूल कर सके। तो ये इन लोगों की सेकेंड डिमांड थी। तो रीजनल ऑटोनॉमी दूसरी डिमांड इनकी, मतलब हमें एक इंडिपेंडेंट एरिया दो, हम वहाँ पे जाकर जो है हमारा एरिया हो जहाँ तमिल स्पीकर्स हो, वहाँ पे हम काम कर सके, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, अपने आप से हम लोग काम करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हम तो कुछ करेंगे ना। और थर्ड डिमांड थी इनकी कि हमें जॉब्स, भाई जॉब्स तो हर किसी को चाहिए, उनको भी तो अपने परिवारों को पालना है ना, तो उनको भी जॉब्स चाहिए, राइट। तो तमिल स्पीकर्स जो थे उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दी और उनकी डिमांड थी कि तमिल को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी हो, जॉब्स भी उनके लिए हो, राइट। तो वो सारी जो है वो उनकी डिमांड थी। तो अगर हम लोग देखें रिएक्शंस क्या आया तमिल का, द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज, उन्होंने अपनी पार्टी, क्योंकि बुद्धिस्ट सिन्हाला उनके कुछ नहीं सुन रहे थे, द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल, ताकि तमिल को भी पहचान मिल सके एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। भाई उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी है, माइनॉरिटी में डजंट मीन ना कि उनके पास जॉब्स नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने भी वो सारी डिमांड्स की जो उनके लिए ज़रूरी थी। क्या क्या थी? कि भाई तमिल को रिकॉग्नाइज किया जाए एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो अभी हमने देखा, रीजनल ऑटोनॉमी हो उनके पास, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कहाँ पे? एजुकेशन में और जॉब्स के मामले में उन लोगों को, राइट। But their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils are repeatedly denied.
ठीक है, बार बार जो वो रिपीट करके एक डिमांड कर रहे थे क्या कि उनको भी एक रीजनल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, उसको बार बार जो है डिनाई कर दिया जा रहा था। किसके द्वारा? सिन्हाला लीडर्स के द्वारा, राइट, क्योंकि वो ही गवर्नमेंट को उस टाइम पे लीड कर रहे थे। तो जो भी वो डिमांड कर रहे थे उसको बिल्कुल ही नकार दिया जा रहा था। अब मेजॉरिटी की सारी डिमांड्स मानी जा रही है, माइनॉरिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? By 1980, several political organizations were formed demanding in the independent Tamil Eelam state in northern and eastern parts of Sri Lanka. बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई तमिल्स की, डिमांड करते हुए एक सेपरेट स्टेट को लेकर। ये जो डिस्ट्रस्ट था, जो दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों अपोजिट ग्रुप्स, कौन से? जो आपका सिन्हाला स्पीकर्स था और तमिल स्पीकर्स था, जो इन दोनों में जो ये डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुआ, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई और ये सून टर्न हो गई किस में? सिविल वॉर में। सबसे बुरा होता है सिविल वॉर। क्यों? जब आपके ही घर में मान लो लड़ाई होगी, अपने घर के लोग लड़ेंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। जब अपनी ही कंट्री के लोग आपस में क्या होते हैं? ब्रदरहुड का एक फील होता है, भाईचारे की भावना होती है, हम एक देश के नागरिक हैं, राइट। तो वो जब आपस में ही लड़ना शुरू करेंगे तो वो क्या एक कंट्री के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस सिचुएशन ने, ये मेजॉरिटेरियनिज्म वाली सिचुएशन में, जिसमें सब कुछ मेजॉरिटी के लिए था, माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं था, सिचुएशन क्रिएट हुई किसकी? सिविल वॉर की, राइट। तो सिविल वॉर क्या होता है? जब दो अपोजिट ग्रुप विद इन अ कंट्री, उसी कंट्री में जब आपस में लड़ते हैं तो वो वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है उनके बीच में, उसे बोलते हैं सिविल वॉर। क्या होता है सिविल वॉर? अपोजिंग ग्रुप, दो अपोजिट ग्रुप्स हैं, कहां पर? विद इन अ कंट्री, उसी कंट्री में, और उनके बीच में जब वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है, भाई मारपीट तक वाली सिचुएशन आ जाती है, तोड़ फोड़ वाली सिचुएशन आ गई है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट जो होता है उसकी वजह से होता है आपका क्या? सिविल वॉर, राइट। चलिए जी, हमने श्रीलंका की स्टोरी देख ली, बहुत अच्छे से देखी। क्या ऑप्ट किया उन्होंने? मेजॉरिटेरियनिज्म ऑप्ट किया। सब कुछ किसके लिए था? सिर्फ सिन्हाला वालों के लिए था, तमिल्स वालों के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब उन्होंने अपनी पावर को सही तरीके से शेयर नहीं किया। अब बेल्जियम वालों को देख लेते हैं। उनका तो एथनिक कंपोजिशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उनका था। 59% जो लोग थे जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, डच स्पीकर थे, और वहीं पे फ्रेंच स्पीकर जो थे वो वॉलिनिया रीजन में रहते थे, 40% थे। जर्मन स्पीकर 1% थे। ब्रुसेल में कहानी बिल्कुल अपोजिट चल रही है। वहाँ पे अगर हम देखा जाए फ्रेंच 80% है और 20% डच है। तो वहाँ पे भी हमने देखा था 1950 और 1960 में सिचुएशन थोड़ी गर्मा गर्मी वाली हो गई थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से पावर को अकोमोडेट किया अब वो देखते हैं। बल्कि वहाँ तो श्रीलंका के केस में तो दो ही मेजर ग्रुप सामने आ रहे, तो भी उन्होंने पावर को सही तरीके से नहीं शेयर किया। अब देखते हैं इनका क्या हाल होगा। भाई इनका तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। बेल्जियन लीडर्स जो हैं उन्होंने एक डिफरेंट ही पाथ अपनाया, एक डिफरेंट रास्ता उन्होंने अपनाया। क्या रास्ता? उन्होंने देखा कि देखिए 1950 से 1960s में जब उनकी कंट्रीज़ में ऐसी सिचुएशन होने लगी, जब उनको लगा कि डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है उनके बीच में प्रॉब्लम होने वाली है, तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 1970 से 1993 तक, 1970 से स्टूडेंट 1993 तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए। जब तक कि अमेंडमेंट क्या होता है? चेंजेस किए। कितनी बार? 4 टाइम्स। किस लिए? जब तक कि उन्हें लगा
कि चीजें बिल्कुल फेवर में ना जाए दोनों कम्युनिटीज के, इवन जर्मन जो 1% है उनके भी, जब तक उनको नहीं लगा कि पावर इस तरीके से शेयर नहीं हुई है, सबको एक बैलेंस शेयर मिल रहा है, चाहे वो जर्मन 1% हो, फ्रेंच हो, डच हो, उन्होंने 1970 से 1993 तक पूरी कोशिश की और 4 टाइम्स अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया, राइट। तो बिटवीन 1970 and 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार? 4 टाइम्स, राइट। So as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि जितने भी उस कंट्री के लोग हैं पूरे तरीके से, चाहे वो फ्रेंच हो, डच हो, जर्मन हो, कहीं भी रहते हो, सब जो है मिलजुल के एक साथ रहें, पीस बना रहे, यूनिटी जो है उन लोगों में बनी रहे, उसके लिए। चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करना शुरू किया वो देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ, पहला चेंज अगर हम देखें, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें प्रिस्क्राइब किया कि नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फ्रेंच और डच स्पीकिंग दोनों मिनिस्टर जो है वो इक्वल होने चाहिए, कहाँ पे? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, ठीक है, यूनिलेटरली मतलब कहने का है कि कोई भी सिंगली जो है वो डिसीजन ना ले पाए। हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां पे बना उसमें नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो ये नंबर है वो सेम होना चाहिए, फ्रेंच और जर्मन दोनों जो है बराबर रूप से होने चाहिए, ताकि कोई भी डिसीजन ऐसा ना लगे भाई फ्रेंच ने बाइस्ड होके लिया है या डच ने लिया, तो दोनों का सेम प्रोपोर्शन रहा। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत सारी जो पावर है सेंट्रल, सेकेंड चेंज क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पावर्स हैं वो दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। और ऐसा भी नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट है स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऐसा भी नहीं था कि वो उसके अंडर है। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर है, राइट। तो बहुत सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो दे दी गई किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद क्या किया गया? देखो, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू किसको? स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। ओके, 2 रीजन्स हमने देखे थे, फ्लेमिश रीजन और वॉलोनिया रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रुसेल, हमने देखा था कैपिटल सिटी में क्या था? फ्रेंच ज्यादा थे, 80% थे, 20% डच थे, तो वहां पे भी यही चीज ऑप्ट की गई, चाहे कोई कितने भी परसेंटेज में हो नहीं मैटर करता, फ्रेंच और डच दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटीज का जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां पे रखा गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल, उन्होंने भी ये चीज मान ली, भाई फ्रेंच पीपल ने भी ये मान लिया कि चलो दे दो भाई, माना कि वो वहां पे ज्यादा थे, ब्रुसेल में वो ज्यादा है 80% है, लेकिन फिर भी वो मान गए कि ब्रुसेल्स में दोनों बैलेंस, क्योंकि डच भी तो मांगने थे, कौन से? कंट्री लेवल पे, क्योंकि कंट्री लेवल पे तो डच ज्यादा थे, राइट। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहां पे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर और स्टेट के अलावा वहां पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट का नाम था, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय, जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट थी इसको इलेक्ट किया जाता था पीपल बिलोंगिंग टू 1 लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन जो हैं वो इसको जो है इलेक्ट करते थे, स्पीकिंग नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता वो कहाँ पे रहते हो, राइट। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कम्युनिटी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आता है, तो ये जो गवर्नमेंट थी इसके पास पावर थी कल्चरल,
एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे काम करने की। इन तीनों वर्ड्स पे प्लीज फोकस कीजिएगा कि कल्चरल। देखिए एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में बनाई गई, उस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। नो मैटर कोई कहीं भी रहता हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, डच हो, वो इसके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे। और ये किन मुद्दों पे काम करती थी? कल्चरल मुद्दे पे, एजुकेशनल पे और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे जो है ये आपका काम करती थी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए मैं इसको फोकस कर रही हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे वर्ड दिया था कि जो भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम की, वो एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करती थी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बाकी सरकार है। इसके जो मुद्दे थे वो थे कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। क्योंकि अब असर्शन एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है वहां पे एक एक वर्ड का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए अगर हम लोग देखें बेल्जियम ने किस तरीके से पावर को अकोमोडेट किया, ठीक है, हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं। कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो बेल्जियम ने लिए। राइट, तो बेल्जियम ने सबसे पहला पॉइंट क्या लिया? अगर हम सिंपल टर्म में देखें, बेल्जियम ने जो सबसे पहला पॉइंट दिया वो ये था कि सेंट्रल में, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? इक्वल, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा अगर हम लोग बात करें, इन्होंने जो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कुछ पावर्स जो है वो किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर जो है वो किसको दे दी गई? स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं थी किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट देखें जो इन्होंने किया, ब्रुसेल, क्योंकि ब्रुसेल का एथनिक कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट था, तो ब्रुसेल्स के लिए जो इनकी कैपिटल थी, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। उसमें भी क्या था? फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक है, अब उसके बाद जो है फोर्थ क्या किया? एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है इन्होंने फॉर्म की। एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इन्होंने फॉर्म की। चलिए, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट, क्या नाम है उस गवर्नमेंट का? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और वो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है? कौन कौन से मुद्दों पे काम करेगी? देखिए, नो मैटर को कहीं भी रहता है, चाहे वो डच है, फ्रेंच है, जर्मन, वो इन कम्युनिटी गवर्नमेंट के लोगों को जो है वो इलेक्ट करेंगे, मतलब इसके जो लीडर्स हैं। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट काम करती थी आपके एजुकेशन के मुद्दे पर, कल्चर के मुद्दे पर, कल्चरल इश्यूज, और आपके लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पर। राइट, तो अगर हमसे कोई पूछे कि जो हमारी ये बेल्जियम की गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पे फ्रेंच एंड डच
स्पीकिंग जो मिनिस्टर है वो इक्वल हो। फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स जो है वो दे दी गई थी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ब्रुसेल जो है सेपरेट गवर्नमेंट थी जिसमें जो है फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। और उसके बाद एक थर्ड टाइप काइंड ऑफ गवर्नमेंट थी जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें एजुकेशन, कल्चरल इश्यूज एंड लैंग्वेज रिलेटेड मुद्दों पे बात की जाती थी। तो अगर आप देखेंगे हमने दो स्टोरीज पढ़ी, राइट, एक स्टोरी पढ़ी हमने बेल्जियम की, एक स्टोरी पढ़ी हमने श्रीलंका की। अब आप अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा कि पावर शेयरिंग क्या बोलना चाह रहा है। कि अगर हम देखें कि पावर को सभी ग्रुप्स में, चाहे वो सोशल ग्रुप के फॉर्म में हो, चाहे ऑर्गन की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, सही तरीके से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हमने श्रीलंका का केस भी देखा और हमने बेल्जियम का केस भी देखा। देखो बेल्जियम में इतना कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन होने के बाद भी इन्होंने पूरी कोशिश की कि फ्रेंच, डच और जर्मन सब जो है उस कंट्री में मिलजुल के रह सके, राइट। चलिए, बेल्जियन मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यस, बेल्जियम का मॉडल जो था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, हमने देखा, शुरू से ही हम देख रहे हैं। बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। अगर हम बात करें कि ये जो अरेंजमेंट वहाँ पे बनाया गया उसने बहुत सही तरीके से वहाँ पर काम किया। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी। टू मेजर कम्युनिटी कौन सी है वहाँ की, फ्रेंच एंड डच। किसी भी तरीके का वहाँ पर इशू ना हो, किसी तरीके का सिविल वॉर ना हो, इस तरीके के कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए उन्होंने जितनी कोशिश हो सकती थी वो सारी की, राइट। एंड अ पॉसिबल डिवीजन, एक ऐसा डिवीजन बनाया, ठीक है, ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे इस तरीके से पावर को डिवाइड करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट ना हो, right? When many countries of Europe came together to form the European Union, बहुत सारी, मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी सिचुएशन हो गई थी, इतनी अच्छी सिचुएशन हो गई थी कि बहुत सारी कंट्रीज जो है, अगर वहाँ के लोग आपस में लड़ रहे होते तो बाहर वाले भी वहाँ के बारे में क्यों सोचते। वहाँ की सिचुएशन इतनी अच्छी थी, इतने पीसफुली लोग रहने लगे थे आपस में कि जब वहाँ पर यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया जाएगा। यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाए, तो डिसाइड किया गया ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। तो आपको एक 1 मार्क में क्वेश्चन आ भी सकता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि कैपिटल है किसकी, आपके बेल्जियम की, राइट। चलिए, अगर हम बात करें, अब देखते हैं हमारा लर्निंग फ्रॉम स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दो स्टोरी पढ़ लिया भाई, हमने क्या सीखा इन दोनों स्टोरी से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों डेमोक्रेसीज है, श्रीलंका भी डेमोक्रेसी है, अगर हम बात करें बेल्जियम भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। फिर भी उन्होंने पावर शेयरिंग का जो ये क्वेश्चन था बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इस पे जो है डील किया। इन बेल्जियम, अगर हम बेल्जियम की बात करें, द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, जो यूनिटी है ऑफ कंट्री की, इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द रीजन्स। उनको ये समझ आया कि हम लोग जो है कंट्री को सही तरीके से तभी चला सकते हैं जब हम जितनी भी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है उनको जो है रिस्पेक्ट करें, राइट। Such a realization resulted in mutual acceptable arrangement for sharing power। अब देखिए, इस तरीके से जो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सारी कम्युनिटीज़ जो है मिलके रहेंगी तभी वो कंट्री जो है वो सही तरीके से चलेगी, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो है वहाँ रहेगा, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो वहाँ पे मेंटेन रहेगा। इस चीज़ को ही समझते हुए उन्होंने ये चीज़ बहुत सही तरीके से रियलाइज़ की और पावर को बहुत ही सही तरीके से उन्होंने शेयर किया, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि म्यूचुअल एक्सेप्टेबल, भाई फ्रेंच डच भाई भाई वो वाली सिचुएशन हो गई, राइट। चलिए, अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका से हमने क्या सीखा,
इट शोज अस अ कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका का तो बिल्कुल ही अपोजिट केस था, राइट? अगर हम बात करें, इट शोज अस दैट इफ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर द अदर्स, अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना डोमिनेंस जो है दूसरों पर थोपने की कोशिश करेगी, एंड रिफ्यूजेस टू शेयर पावर, और अगर रिफ्यूज कर देगी, आपने देखा कि सिन्हाला ने किस तरीके से अपना डोमिनेंस जो है थोपने की कोशिश की, किस पर? जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटी कौन वहाँ पे? जो तमिल्स हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरों को शेयर नहीं देगी, इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और इससे जो है कंट्री की जो यूनिटी है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। हमने देखा कि वहाँ पे जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की गई, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपना डोमिनेंस दिखाया और विशेस को साइड किया, किसकी? तमिल्स की। उसकी वजह से वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस डिस्ट्रस्ट की वजह से, वो थी आपकी सिविल वॉर। चलिए जी, अब हमारा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल? भाई ये ना वन ऑफ द एग्जामिनर का तो बोलो कि फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, हर 2-3 साल में रिपीट होना तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है इस चैप्टर से एक फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, इसमें 2 तरीके, पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? पावर शेयरिंग जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका? डेमोक्रेसी का, ठीक है। कहते हैं कि जैसे आप एक स्टूडेंट है, राइट, आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है? अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एज अ स्टूडेंट जो है आपका क्या काम है? एक अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर का मतलब काम क्या है? अच्छे से देश को चलाना ज़रूरी है। एक अच्छे टीचर का काम क्या है? अच्छे से बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। उसी तरीके से एक अच्छी डेमोक्रेसी क्या है? जो अपनी कंट्री में पावर को सही तरीके से शेयर किए रहे, जैसे कि हमने बेल्जियम के केस में देखा। भाई इंडिया भी अच्छे तरीके से अपनी पावर को शेयर किया, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए, तो अगर हम लोग बात करें एक सही डेमोक्रेसी, इसीलिए तो बोलते हैं पावर शेयरिंग जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका? डेमोक्रेसी का। तो वही उसी से हम देखें तो 2 तरीके के हमें रीजंस जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? प्रूडेंशियल क्या होता है? सबसे पहले प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी से लिया गया डिसीजन। प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदार, और बेसिकली हम इसका मतलब सही तरीके से समझे, यहाँ पे समझदारी से लिया गया जो डिसीजन होता है वो होता है आपका प्रूडेंशियल, ठीक है। आप लोग समझदार है, सारे डिसीजन अच्छे से लेते हैं, तो वो है प्रूडेंशियल, समझदारी से लिया गया डिसीजन। अगर हम लोग बात करें प्रूडेंशियल रीजन की, पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग सही है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होता है बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। हम अगर आप प्रूडेंशियल रीजन की बात करें तो बेल्जियम को सोच लीजिए। बेल्जियम ने क्या किया? सही तरीके से अपनी कंट्री में पावर को शेयर किया, तो क्या वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने सारे डिसीजन बहुत समझदारी से लिए, इसीलिए वहाँ पे किसी भी तरीके के कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई, राइट। उसके बाद अगर हम मोरल की बात करें, मोरल क्या होता है? नैतिक, राइट। और प्रूडेंशियल समझदारी से, समझदार, कुछ भी आप ले लीजिए, राइट। तो अगर हम बात करें, ये प्रूडेंट वर्ड से बना है। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, ये इसकी आत्मा है, राइट। अब सही तरीके से हम इन दोनों को समझें, अगर पावर, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी आता है, भाई प्रूडेंशियल क्या होता है? मैंने आपको बताया समझदारी से लिया हुआ डिसीजन। आप ये समझिए कि पावर शेयरिंग अगर सही तरीके से समझदारी से होगी, जैसे कि बेल्जियम ने किया, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बस उसी को आपको ध्यान में रखना है। पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीजन की हम बात करें, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए? एक कंट्री में पॉलिटिकल ऑर्डर को सही करने के लिए, राइट। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी में है, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ओवर द अदर्स,
over the others may look like an attractive option in the short run. मान लीजिए जो दूसरों की जो विल है, किसकी, मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो इच्छा है, अगर हम उसको थोपेंगे किस पे, माइनॉरिटी पे ज़बरदस्ती, जो कि किसके केस में हमने देखा, श्रीलंका के केस में देखा, उन्होंने जो मेजॉरिटी की विशेष है उनको थोपने की कोशिश की किस पे, माइनॉरिटी पे, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, राइट। बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। शॉर्ट रन में तो सही रहेगा ये जो मेजॉरिटी की चीज़ें। वैसे तो मैं एक बात कहूँ तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, सबको मिलके ही चलना है, ऐसा नहीं है, राइट। तो शॉर्ट रन में तो ये चीज़ें सही लगती हैं, मेजॉरिटी को अगर ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, लेकिन बाद में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। टायरनी का मतलब होता है अत्याचार। राइट तो मेजॉरिटी जो है वो ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग्स ruin to the majority as well, राइट। कभी कभी जो ये इस तरीके से मेजॉरिटी जो है वो दबाने की कोशिश करती है, डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करती है, अत्याचार करती है माइनॉरिटी से, ये उसके लिए भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, राइट। अगर हम लोग इसको सम अप करें तो हम लोग देखते हैं कि पावर शेयरिंग की वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं, पीस जो है वो मेंटेन रहता है, एक कंट्री का जो सोशल ऑर्डर है, पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो सही तरीके से होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हम देखेंगे मोरल रीजन। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हम मोरल रीजन की बात कर रहे हैं। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। सॉरी, पीपल के पास पूरा राइट है, लोगों के पास पूरा राइट है कि उनको कैसे गवर्न किया जाए, राइट। हमारे पास जो है डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, हम लोगों ने उनको इलेक्ट किया, तो हम लोगों के पास एक फेयर चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। हमें पूरा हक है, हमारे पास पूरा हक है, राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, किस तरीके से जो है हमारी सरकार चले, किस तरीके से काम का जो पूरा राइट है हम लोगों के लिए भी, ठीक है। अगर हम बात करें लेजिटिमेट का मतलब होता है, आप आगे पढ़ेंगे, अकाउंटेबल या जायज सरकार क्या होती है, इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है, कि सिटीजन्स को भी एक प्रॉपर स्टेक मिले, किसमें, सिस्टम में। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम बात करें तो 4 फॉर्म्स हम देखेंगे यहाँ पे पावर शेयरिंग की। हमने ये देख लिया किस तरीके से उन 2 कंट्रीज ने पावर शेयर की, और अब जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। In modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. बहुत सारी फॉर्म्स ले सकता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। सबसे पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सबसे पहला है हमारा कौन सा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसको क्यों बोलते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। किस तरीके से, सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज द अनलिमिटेड पावर। चलिए मैं इसको आपको समझा दूं। हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, हम बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर हम इस पे बात करें
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? जब पावर को, देखो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से? एक है हमारा लेजिस्लेचर, एक है आपका जुडिशरी, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। राइट, ये हमारे 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। तीनों जो है इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रिक्ट, तीनों सेम लेवल पर हैं, ठीक है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, तीनों जो है। और एक सही पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होगी? जिसमें नन ऑफ द ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। राइट, तीनों ऑर्गन जो है वो सेम लेवल पर है, लेकिन काम तो डिफरेंट डिफरेंट है। भाई लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, उसका काम लॉ बनाना है। जुडिशरी का मतलब उस लॉ को देखना है भाई वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम है उस लॉ को बना रहा है, वो पॉलिसीज लेके आ रहा है। लेजिस्लेचर क्या होता है? आपका पार्लियामेंट होता है। जुडिशरी क्या? आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव क्या होगा? जो हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट की हम बात करें तो हम किसकी बात करें? जो आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो वो सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। राइट, तो ये जो तीनों ऑर्गन है ये तीनों सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टली, समझ रहे हैं हम, तीनों सेम लेवल पर हैं, लेकिन तीनों के काम, भाई लेजिस्लेचर का अपना काम, जुडिशरी का अपना काम और एग्जीक्यूटिव का अपना काम है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की हम बात करें, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जो है पावर को शेयर किया जाता है। सच अ सेपरेशन इंश्योर, ये जो सेपरेशन है हमारा किस किस के बीच में हमारा सेपरेशन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है। ईच ऑर्गन, हर ऑर्गन जो है चेक करता है दूसरे को। हमारा सिस्टम ही इस तरीके से बना हुआ है कि हर ऑर्गन जो है दूसरे को चेक कर रहा है। दिस रिजल्ट अ बैलेंस ऑफ पावर, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पावर है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंसेस। इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को, क्योंकि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है और इस तरीके से हमारा सिस्टम क्रिएट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक ऑर्गन जो है वो दूसरे को चेक कर सकता है, तो इसीलिए हम इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? पावर को जो है शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एट डिफरेंट लेवल पे। राइट, अब डिफरेंट लेवल की बात करें तो देखिए, एक जो है हमारी जनरल गवर्नमेंट होती है, मतलब एक गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी कंट्री को चलाती है। तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में कौन सी? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट भी आप बोल लीजिए इसे। तो ये जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट है एंटायर कंट्री के लिए, पूरी कंट्री के लिए ये गवर्नमेंट है। तो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट प्रोविंशनल एंड रीजनल लेवल पे जो सरकार होती है। राइट, तो अगर हम बात करें एक सरकार है जो पूरी कंट्री के लिए, राइट, तो वो कौन सी सरकार है आपकी एंटायर कंट्री के लिए? जनरल गवर्नमेंट जो हो गई, ठीक है, जिसे हम इंडिया में यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर एक हमारे पास थर्ड लेवल भी है जो कि है हमारा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, हम उसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो एंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है वो आपकी कौन सी गवर्नमेंट है? सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशनल और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट है आपकी, जो रीजनल लेवल पे, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जानी जाती है।
इंडिया में हम उसे क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये जो सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, और जो हमारे जो थर्ड लेवल है लोकल गवर्नमेंट, किसका काम क्या, कौन बताएगा? राइट, ऐसे तो लड़ना शुरू कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में सबका काम बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। सेंटर का क्या काम है, स्टेट का क्या काम है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है, वो सारी बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, तो चलिए मैं आपको दोबारा से अगर इसको बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, इस सिस्टम को हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। और यहाँ पे पावर जो है शेयर्ड है अमंग डिफरेंट लेवल। ठीक है, डिफरेंट लेवल। अब डिफरेंट लेवल पे इसीलिए हम इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। एक है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे एक जनरल गवर्नमेंट यहाँ पे रेफर किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, जो किसको देख रही है, एंटायर कंट्री को। एक जनरल गवर्नमेंट है किसके लिए, एंटायर कंट्री के लिए। फिर आपकी जो है रीजनल लेवल पे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट को गवर्न कर रही है। फिर हमारे पास एक ग्रास रूट लेवल पे एक और गवर्नमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और ये लोकल गवर्नमेंट किसके लिए है, ये लोकल गवर्नमेंट ग्रास रूट लेवल पे मोस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे दिस इज, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे पावर जो है इस तरीके से, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होगी। लेकिन इन सबका जो काम है ये क्यों होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ बनाने के लिए जो है ये लेवल बनाए जाते हैं। और इन्हीं लेवल्स की वजह से जो है हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोसेस है, काम काज, वो सब जो है वो स्मूथली चलता है। तो इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अभी हमने देखा कि पावर को शेयर किया गया डिफरेंट ऑर्गन्स में, हमने देखा पावर को शेयर किया गया डिफरेंट लेवल्स पे। अब पावर को और किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, पावर ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जितने भी हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, उस पर भी हम पावर को शेयर कर सकते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारे जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, पावर में भी ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। राइट, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, हमारे बहुत सारे रिलीजन होते हैं कंट्री में। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए, जैसे कि लिंग्विस्टिक का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा, हमारी बुक, ये जो हम दो एग्जाम्पल है दोनों ने लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल लिया हो। राइट, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस पे भी पावर शेयर होती है। जैसे कि इस लिंग्विस्टिक का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कहाँ की, बेल्जियम की। हमने देखा था कि बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी जब पावर को अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही थी, जब उन्होंने अमेंडमेंट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई थी, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें डच,
फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग मिनिस्टर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, और उसमें ये देखा गया था वो किस किस मुद्दों पे जो है काम करती थी, कल्चर के मुद्दे पे, एजुकेशन के मुद्दे पे, लैंग्वेज के मुद्दों पे वो काम करती थी, राइट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, राइट। ओके, इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स। कुछ कंट्री में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। हमने देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज में, भाई हमारी कंट्री में ही देख लिए, अगर हम लोकल लेवल पे ही बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से पावर को शेयर किया जाए कि किसी को भी इस तरीके से फील ना हो, सबका एक सही रिप्रेजेंटेशन वहां पर है। तो हम पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं और करते भी हैं, चाहे हमारे वीकर सेक्शंस हो गए, लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा हो गया, या रिलीजन के बेसिस पे जो हमारे सेक्शन है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पावर को शेयर किया जाता है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का होना भी एक कंट्री में बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी कैसे आएगी? डेमोक्रेसी का मतलब अगर हम लोग देखें, अगर एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता होगी तो क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी? क्या हमारे पास चॉइसेस होगी? नहीं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पार्टी अच्छे से काम नहीं करेगी तो हमारे पास पूरे तरीके से राइट है, हमारे पास चॉइस है, अगली बार वोट नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमें भी एक फेयर चॉइस जो है वो वहाँ पे मिलती है। तो अगर देखें, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के थ्रू, राइट। मान लीजिए हम फार्मर्स के लिए कोई लॉ लेके आई सरकार, कोई कानून लेके आई, फार्मर्स को वो नहीं पसंद आया, तो भाई पूरा राइट है हमारे पास, हम मूवमेंट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, गवर्नमेंट पे वो प्रेशर बना सकते हैं कि भाई जो आपने किया वो गलत है। माना कि जब गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जब हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे कि भाई जो मेजर डिसीजन है वो हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो ही लेते, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार उनका डिसीजन सही हो, तो वो जो है हम लोग उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंपटीशन जो है बना रहता है। जो गवर्नमेंट में है, जो सरकार में है, उसको भी एक डर है कि भाई अच्छे से काम नहीं करूंगा तो अगली बार निकाल दिया जाऊंगा, मतलब कोई और पावर में आ जाएगा, ठीक है। सच कंपटीशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। पावर जो है, इस तरीके का कंपटीशन ये हमें बताता है कि पावर जो है वो किसी एक के हाथ में नहीं है, राइट। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर की जाती है दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। देखिए, आपको पता है कि जितनी भी पार्टीज होती है, हर किसी की अपना अपना एक आइडियोलॉजी होती है, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप। हमारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, कोई फार्मर ग्रुप्स होते हैं, ट्रेड यूनियंस होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप होते हैं, राइट। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स हो गए, बिग बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, आपके हमारे फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर जो हैं वो हो गए। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट। उनका भी गवर्नमेंटल पावर में शेयर होता है। ईदर किस तरीके से शेयर होता है? ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटी, या तो वो गवर्नमेंटल कमेटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंटल कमेटीज, या फिर और ब्रिंगिंग द इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए ट्रेड यूनियन के लिए गवर्नमेंट कोई लॉ लेके या फार्मर्स को छोड़ देते हैं और ट्रेड यूनियन पे आते हैं। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड गवर्नमेंट जो है एक लॉ लेके आई, भाई ट्रेड ऐसे ऐसे होगा, यूनियंस ऐसे ऐसे काम करेंगी, तो इस तरीके से जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए ये लॉ ले आए, कोई टैक्स ले आए, वो सही नहीं है, तो फार्मर्स के पास पूरा राइट है कि वो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा सके, राइट। सॉरी,
ट्रेडर्स के पास पूरा पूरा राइट है कि वो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें, राइट। वो मूवमेंट कर सकते हैं और इवन गवर्नमेंट मीटिंग्स का भी पार्ट होती हैं। ऐसी यूनियंस जो होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जब मान लीजिए ट्रेड यूनियन के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है तो ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं उस यूनियन के, वो भी उसका पार्ट होते हैं ताकि वो अपनी बातें भी गवर्नमेंट तक रख सकें, राइट। तो इस तरीके से जो है पावर को शेयर किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक चैप्टर था जो शुरू हुआ था कि पावर शेयरिंग क्या है। भाई पावर शेयरिंग एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं उसमें। और एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग वहाँ होती है जहाँ पावर को शेयर किया जाए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पूरे बैलेंस वे में, राइट। अगर हम लोग बात करें, हमने दो कंट्रीज़ की बात करी ब्यूटीफुल सी, एक बेल्जियम है, एक श्रीलंका है। माना कि उन्होंने शेयरिंग अच्छे से नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्यूटीफुल नहीं है, राइट। तो अगर हम लोग बात करें बेल्जियम की, हम बात करें, बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है। कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट में छोटी सी कंट्री है। उसकी जो पॉपुलेशन है लेस देन 1 करोड़ है। अगर हम बात करें, वो अपना बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ? फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और आपका जर्मनी के साथ। एथनिक कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ अभी बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है 59% लोग जो है डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। 40% लोग जो है वॉलिनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% लोग जो है रिमेनिंग जर्मन बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से एथनिक कंपोजिशन है किसका? बेल्जियम का। ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे सिस्टम पूरे तरीके से अलग है। वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% जो है डच है। तो इतना कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन है, लेकिन फिर भी 1970 से 1993 तक उन्होंने 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया और 4 चेंजेस मेनली जिनकी हम बात कर रहे हैं इसमें वो किए। सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश की कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उनकी सेंटर में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। थर्ड उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ब्रुसेल जो कैपिटल सिटी है वहाँ के लिए एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जिसमें जो है दोनों स्पीकिंग मिनिस्टर का, फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा वहाँ पे भी। फोर्थ जो है उन्होंने एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई जिसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को समझने को, जो इनका इतना कॉम्प्लेक्स एथनिक सिस्टम था उसको समझने की कोशिश की और एक सही तरीके से वहाँ पे जो है पावर को शेयर किया। दूसरा केस आता है हमारा श्रीलंका का। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करते हैं 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगर उसके एथनिक कंपोजिशन की बात करें 74% जो है सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं और वहाँ पे 18% जो है वो तमिल स्पीकर्स हैं। तमिल स्पीकर्स के भी 2 ग्रुप्स हैं जिसमें से 13% जो है नेटिव तमिल है जिन्हें हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं और जो 5% है वो इंडियन तमिल्स है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, श्रीलंका ने अपने यहाँ जो है किस तरीके से पावर को शेयर किया, उन्होंने ऑप्ट किया मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि मेजॉरिटी एक ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसमें मेजॉरिटी की ही जो डोमिनेंस रहे, माइनॉरिटी की विशेस को, नीड्स को बिल्कुल ही साइड में कर दिया जाए, राइट। तो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए उन्होंने जो चेंजेस किए कि 1956 में एक एक्ट आया जिसमें जो है तमिल को सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। सेकंड उन्होंने क्या किया, जितनी भी जॉब्स थी, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस थी, सब रिजर्व कर दी गई, किसके लिए? सिन्हाला के लिए। थर्ड चेंज उन्होंने क्या किया वहाँ पे कि वो जितना भी उन्होंने जो स्टेट ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जाने लगा, फॉस्टर किया, कौन से रिलीजन को? बुद्धिज्म को, जो किसका था? सिन्हाला का। अब इससे क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो नाराज हो गए। उन्होंने भी, जब उनको लगा जो बुद्ध सिन्हाला जितने भी लोग हैं उनकी जो पार्टीज हैं, जो लीडर्स हैं, जब वो उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो ऑब्वियसली तमिल तो अपने बारे में सोचेंगे। उनको बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बोले तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड फील होने लगा। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के चलते जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू कर दी। अब वो भी तो कुछ डिमांड रखेंगे, तो उनकी एक डिमांड तो ये थी कि भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। फिर रीजनल ऑटोनॉमी की उन्होंने बात की और साथ में उन्होंने भी भाई जॉब्स हमें भी चाहिए, एजुकेशन का हक हमारे बच्चों का भी होना चाहिए, माइनॉरिटी में है तो क्या हुआ,
तो इस तरीके से उन्होंने डिमांड की, लेकिन उनकी डिमांड को बिल्कुल भी नहीं माना गया सिन्हालास के द्वारा। इस डिस्ट्रस्ट की वजह से ये जो सिचुएशन थी वहाँ पे, किस चीज़ की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई, वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई सिविल वॉर की, और आपस में ही लोग जो है वो लड़ने लगे, राइट। तो सिविल वॉर क्या होता है, हमने देखा अपोजिट ग्रुप विद इन अ कंट्री जो है जब आपस में लड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिविल वॉर। तो हमने दोनों सिचुएशन में देखा कि सही तरीके से पावर को शेयर किसने सही किया, बेल्जियम ने, श्रीलंका ने नहीं किया। फिर हमने मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है, सॉरी पावर शेयरिंग है जो देखी, जिसमें सबसे पहला था कि हम पावर को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गन में। दूसरा है कि हम जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं कि इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेम लेवल पे होते हैं, राइट, और किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं होती है। दूसरा, हम किस तरीके से पावर शेयर कर सकते हैं, हम पावर को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी लोकल गवर्नमेंट हो गई, राइट। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो एंटायर कंट्री के लिए, फिर लोकल आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है, फिर आती है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो है इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोला जाता है। फिर हम पावर को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं, पावर को शेयर किया जा सकता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, राइट। अगर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, जैसे हमारे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेसिस पे ग्रुप है, रिलीजन के बेसिस पे हमारे ग्रुप हैं, तो उनमें हम पावर को जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर उसकी बात हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, वुमेन्स है, उनको भी पावर में एक शेयर चाहिए ना, तो उस तरीके से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पावर को शेयर किया जा सकता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स हो गए हमारे, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो पावर तो एक ही हैंड में रहेगी ना, तो वो तो कहीं भी डेमोक्रेटिक नहीं है और पावर सही तरीके से शेयर भी नहीं हो पाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज होना बहुत ज़रूरी है। प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप जैसे आपके ट्रेड यूनियन हो गया, राइट, फार्मर्स यूनियन हो गया आपका, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए। माना कि ये गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट की मीटिंग्स में जब इनसे रिलेटेड मीटिंग्स होती है, कमेटीज होती है, ये उसका पार्ट तो ज़रूर होते हैं, राइट। तो ये था आपका एक कंप्लीट चैप्टर और ये था उसका एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की बात करें तो सीबीएसई, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड के साथ हम डील करते हैं। हमारे यहाँ पर वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी होती है, क्रैश कोर्स भी करवाए जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी करवाया जाता है। हम डील करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के साथ, राइट। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.